नमस्कार दोस्तों। 8 राज्यों की 58 सीटों पर आज वोटिंग हो गई और आज दिल्ली की सभी 7 सीटों पर वोटिंग हो गई। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर वोटिंग हो गई। यूपी में 14 सीटों पर वोटिंग हो गई। बंगाल की 8 सीटें, उड़ीसा की 4 सीटें, बिहार की 8 सीटें, झारखंड की 4 सीटें और जम्मू कश्मीर की 1 सीट। इन सब पर वोटिंग के साथ 6 दौर के चुनाव में जितनी वोटिंग हो गई, जितनी सीटों पर, उसके मुताबिक 543 में से 486 सीटों पर अब वोटिंग हो गई। एक तरह से देखें तो अब तक जितनी वोटिंग हो गई उसके मुताबिक सरकार किसकी बनेगी, किसको बहुमत मिलेगा, ये सब कुछ ईवीएम में अब कैद हो चुका है। सब कुछ तय हो चुका है। 7वें दौर में 8 राज्य के सिर्फ 57 सीटों पर वोटिंग हुई है। ज्यादातर राज्यों में वोटिंग आज के साथ ही खत्म हो गई और हमारे साथ है खास मेहमान योगेंद्र यादव। हर दौर में वोटिंग के बाद उनसे हम बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि वोटर का रुख, रुझान, मुद्दे और जो वोटिंग हुई है उससे क्या नतीजा निकलता दिख रहा है, क्या विश्लेषण है, क्या आकलन है। इस बीच ये भी हुआ कि योगेंद्र यादव जी के आकलन अनुमान पर प्रशांत किशोर जो रणनीतिकार रहे अलग अलग दलों के, उनका कई इंटरव्यू एक साथ अलग अलग चैनलों पर आया और उन्होंने योगेंद्र यादव के आकलन को खारिज करते हुए अपना एक नया आकलन पेश किया। उस पर भी हम बात करेंगे। योगेंद्र यादव जो कहते रहे उसका आधार बुनियाद क्या है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले योगेंद्र यादव जी, आपका स्वागत है। छठे दौर के मतदान के बाद एक पहले लब्बो लुआब कि आपने क्या देखा, क्या समझा? शुक्रिया अजीत भाई। अ, अब तक हमने 55 सीट का हिसाब किया था। मतलब हमने पहले 5 दौर के मतदान में कहा था कि कुल मिला के एनडीए को 55 सीट का नुकसान। याद कीजिए, पहले दोनों दौर में 10-10, तीसरे दौर में 20 सीट का नुकसान, चौथे दौर को मैंने ड्रॉ बताया था और 5वें दौर में 15 सीट का नुकसान, तो 55 सीट का नुकसान। आज जो दौर हो रहा है इसमें 10 से 15 सीट का और नुकसान होने जा रहा है। आपने कहा कि अब तक लगभग मामला डब्बे में कैद हो गया है। तो अगर डब्बे में कैद हो गया है तो मैं समझता हूं 353 सीट पे एनडीए पिछली बार था और अब तक 290 पे उतर आया है। और अगले दौर में अगर 20-25 का नुकसान हो जाए, जो बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर होता है, लेकिन आप बेहतर जानते हैं, आप उस इलाकों में घूम रहे हैं, तो ये भी संकट हो सकता है कि एनडीए मेजॉरिटी से नीचे आ जाए, लेकिन ये थोड़ा कम प्रोबेबिलिटी वाला मामला है। जो बात हम मोटे तौर पे भरोसे से कह सकते हैं, वो ये है कि अब तक बीजेपी 272 से नीचे उतर चुकी है। क्योंकि ये जो 55 का नुकसान अब तक हमने देखा था, उसमें से बीजेपी का कोई 40 सीट के करीब का नुकसान था। तो बीजेपी 200, और अगर आज का मिला दें, आज का 10-1 सीट का नुकसान और जोड़ दें, तो मैं समझता हूँ मोटे तौर पे कोई 50 सीट के करीब का नुकसान बीजेपी को अब तक हो चुका है। जिसका मतलब है बीजेपी 250 के करीब सीटों पे है। ये और लब्बो-लुआब आप कह सकते हैं अब तक का। हाँ, तो अब जरा हम आगे राज्यवार बात करेंगे, जो हर वोटिंग के दिन के बाद हम शाम को बात करते हैं, उस पर भी आगे बात करेंगे आकलन। लेकिन पहले योगेंद्र जी, फिर 2-3 सवाल जो मुझे याद है कि दूसरे दौर के बाद शायद, अगर मुझे याद है, 233 का एक आंकड़ा आपने बीजेपी को लेकर दिया था। उसके बाद पिछले दौर में थोड़ा आपने करेक्ट किया, जो लगा मेरे ख्याल से चौथे दौर में भी, 5वें दौर में भी थोड़ा आपने करेक्ट किया और आज जो आप करें उसके मुताबिक आपको बीजेपी 250 के आसपास दिखती है। राज्यवार बात करने से पहले एक हम मुकम्मल तस्वीर समझना चाहते हैं योगेंद्र जी, चूंकि इस बीच क्या हुआ, योगेंद्र यादव के उस आकलन को भी जिक्र करते हुए प्रशांत किशोर ने कई इंटरव्यू में, खासतौर से इंडिया टुडे के इंटरव्यू में उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने एक दावा कर दिया कि मुझे किसी भी सूरत में बीजेपी 2019 के आंकड़े से नीचे जाते नहीं दिखती है। कुछ थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन 300 से बेहतर होगा, पिछली बार से बेहतर होगा, खराब नहीं होगा। और उसके बाद उन्होंने बता भी दिया कि ये क्यों होगा, कैसे होगा। तो पहले उस पर आपकी राय जरा जानना चाहता हूं। आपने सुना देखा भी होगा और उसके बाद हम आते हैं राज्यवाद, क्योंकि क्योंकि इसके अजीत साथ बहुत सारे लोग ये कहने लगे कि योगेंद्र यादव की भी क्रेडिबिलिटी दांव पर लगेगी इस चुनाव के, इस आकलन के साथ।
ये मीडिया को कुछ ना कुछ मसाला चाहिए होता है चुनाव के दौर में। मैं समझता हूँ ये बेकार में मसाला बन गया है। जैसा मुझे अधिकार है अपना मूल्यांकन देने का, प्रशांत किशोर को भी अधिकार है। जैसा मेरी जेब में कोई एग्जिट पोल नहीं है, उनकी जेब में भी कोई एग्जिट पोल नहीं है। वो भी कोई प्रोफेशनल पोलस्टर अब नहीं है, एक राजनीतिक कार्यकर्ता है, मैं भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। तो मैं कैसे कह दूँ कि भई मुझे अधिकार है, उन्हें अधिकार नहीं है। और मेरा अपना सोच रहा है, मैं प्रशांत किशोर की बात सुनता भी रहा हूँ, उनसे बात भी होती है। वो भी कोशिश करते हैं कि अपने राजनीतिक पूर्वाग्रह, अपनी चाह, अपनी नाराज़गी को दूर कर को अलग रख के सिर्फ़ ये देखें कि मूल्यांकन क्या है। तो इसलिए मैं उनकी बात को सुनता रहा हूँ, बारीक बात करते हैं। राजनीति पे जिन लोगों की बात को मैं थोड़ा ध्यान से सुन लेता हूँ, उन कई लोगों में से एक प्रशांत किशोर भी हैं। तो इसलिए मैं जो मीडिया का प्रशांत किशोर बनाम योगेंद्र यादव, ये वो बातें, मैं इसमें एक ढेला विश्वास नहीं करता, ये बेकार की बातें हैं। हाँ, इस बार उनका और मेरा मूल्यांकन बहुत अलग ज़रूर है। उनका मोटे तौर पे मूल्यांकन है कि बीजेपी को दक्षिण भारत और पूर्व भारत में बहुत बड़ी बढ़त मिल सकती है, जो कि बाकी जो महाराष्ट्र से बिहार तक की पट्टी है, उसमें जो छोटे-मोटे नुकसान होंगे, उसकी भरपाई कर देगी। मेरा मूल्यांकन ठीक उल्टा है। मेरा मूल्यांकन है कि बीजेपी को तटीय पट्टी में केरला से लेके उड़ीसा तक छोटे-मोटे फ़ायदे होंगे। लेकिन जो महाराष्ट्र से बिहार वाली जो पट्टी में, मतलब मेरा तो मानना है कि तटीय पट्टी में जितने भी फ़ायदे होंगे, वो सारे फ़ायदे खाली कर्नाटका में बराबर हो जाएँगे। तो एक तरह से आप कहिए कि कर्नाटका को आप शामिल कर लें, तो बीजेपी के नफ़े और नुकसान ज़ीरो पे हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि बंगाल में और बाकी पूर्व में बीजेपी बड़ी बढ़त हासिल करेगी। मुझे वो दिखाई नहीं देता। तो मेरी समझ के हिसाब से आप इस इलेक्शन में बीजेपी के नफ़े और नुकसान का गणित करते समय दक्षिण और पूर्व को भूल सकते हैं। इसलिए कि उसमें नफ़ा और नुकसान ज़ीरो हो जाएगा। और हम्म। जो कुछ बीजेपी को नुकसान है, वो इस पट्टी में है जो महाराष्ट्र से बिहार तक की है, और मुझे लगता है कम से कम 50 सीट का नुकसान बीजेपी को है और कम से कम 60-65 का नुकसान मुझे एनडीए को दिखाई देता है। और अगर आप मोटे रेंज की बात करें, मैंने आज इस पे एक वीडियो भी किया है। अब बाकी चीज़ों को अकाउंट में लेते हुए, और आपने ठीक कहा कि दूसरे फेज़ के बाद जो मैंने कहा था, उसके बाद बीजेपी ने एनडीए ने आंध्र प्रदेश में आशा से बेहतर परफ़ॉर्म किया है। तेलंगाना और उड़ीसा में भी बीजेपी के बारे में मेरी जो उम्मीद थी, ऐसी रिपोर्ट है कि उन्होंने उससे थोड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया है। उस सब को अकाउंट में लेते हुए मैंने कहा है आज बीजेपी को 240 से 260 के बीच में बीजेपी, एवरेज वही 250 जो मैं कह रहा हूँ। मतलब तो मोटी आप बात जो मैं बार-बार कह रहा हूँ कि बीजेपी 400 पार के दावे हवाई थे। 300 से ऊपर आना बीजेपी का नामुमकिन है। मेरी समझ में 272 से नीचे है, मेजॉरिटी मार्क से नीचे बीजेपी है। ये बात मैं शुरू से कह रहा हूँ। इस बात को अभी भी मैं मेंटेन करता हूँ। हाँ, तो बीजेपी 272 मार्क से नीचे है, आपने कहा 240 से 260, मतलब बीच का अगर फिगर पकड़ें तो 250। एक सवाल और काउंटर है, उसके बाद हम राजवार आएंगे। चूंकि प्रशांत किशोर का ही बहुत वीडियो वायरल हुआ, प्रशांत किशोर ने कहा, जिसमें उन्होंने कहा कि तीसरी बार मोदी की ही सरकार बनेगी, स्पेसिफिक राहुल कमल के इंटरव्यू में, और कहा कि बीजेपी को करीब 250 सीटें नॉर्थ और वेस्ट से आए। क्या बीजेपी को वहां इतना नुकसान हो रहा है कि ये आकलन आ रहा है? एक सवाल था। दूसरा उन्होंने कहा, दूसरा हिस्सा ईस्ट और साउथ, और उन्होंने राज्यों के नाम लेकर कहे कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्रा, केरला, यहां करीब करीब 50 सीटें हैं। उनके मुताबिक बंगाल, उड़ीसा, आसाम, केरला और तेलंगाना में भी बीजेपी को 15 से 25 सीटें बढ़ रही है। तो अगर मतलब वही कि अगर कहीं थोड़ा बहुत नुकसान है तो 20 से 25 सीटें बढ़ जाएगी। प्रशांत किशोर की बात में और मेरी बात में जो अंतर है, वो अंतर इसमें नहीं है कि केरला से लेके उड़ीसा तक 15-20 सीट का फायदा होगा। मैं तो कह ही रहा हूँ, अपने शो पे अपनी कई बार बात हुई है। मैं समझता हूँ केरला, तमिलनाडु में मिला के बीजेपी को 2 सीट का और उसके एलाइज को 2 सीट का फायदा होगा। आंध्र प्रदेश में मेरी मोटी समझ है कि एनडीए को 15 सीट का फायदा हो सकता है, क्योंकि टीडीपी अब शामिल हो गई है। बीजेपी को खुद 3 सीट का फायदा होगा। और जो मैंने अभी कहा, तेलंगाना में कोई 4 सीट का फायदा, पहले ही 4 है, वो हो सकता है 8 तक पहुँच जाए। और उड़ीसा में बीजेपी को पहले 8 है, 4 सीट का, या हो सकता है उससे भी 1-2 फालतू का फायदा हो। तो बीजेपी को यहाँ फायदा है, इसमें हमारी कोई 2 अलग राय नहीं। जो ठीक है। अलग राय है वो ये
कि बीजेपी को नुकसान कहाँ है। और मुझे लगता है कि प्रशांत जी की जो चुनाव से पहले की समझ थी वो लगभग उसी समझ पे कायम है, जबकि जमीन बिल्कुल बदल चुकी है। जो भी व्यक्ति इन इलाकों में घूमा है, और आप तो घूम रहे हैं, हर हफ्ते 10 दिन में बदल रही है सिचुएशन। और मेरा जो असहमति उनसे है वो इस पे है कि मेरे विचार से कर्नाटका में कम से कम 10-12 सीट का नुकसान है बीजेपी को। महाराष्ट्र में अब जबकि मुंबई बहुत डिसाइसिवली बीजेपी के अगेंस्ट, शिवसेना के अगेंस्ट गया है, बीजेपी शिवसेना उनके वाली शिंदे वाली के अगेंस्ट गया है, तो महाराष्ट्र में 20 सीट का नुकसान मैं देख रहा हूं। और ये तो मैंने बार बार कहा ही है कि नहीं, राजस्थान, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ये महाराष्ट्र में इसका जिक्र भी उन्होंने किया इसलिए, जैसे महाराष्ट्र में सर 2019 में बीजेपी को 23 सीटें मिली थी। अब ये जो 20 सीटों का नुकसान आप एनडीए के संदर्भ में कह रहे होंगे, मतलब शिवसेना बिल्कुल जो बिल्कुल उद्धव की सेना तब साथ। जी। तो अगर 23 सीटों के संदर्भ में दें, क्योंकि जब हम 303 का आंकड़ा कहते हैं और बीजेपी जहां भी आप 250-45 कहते हैं, तो महाराष्ट्र से 23 सीटें ही उस काउंट में हम जोड़ते हैं। तो उस 23 में क्या नुकसान देख रहे हैं? उसमें मैं 5 सीट का, मैं भी इससे से बाकी तमाम लोगों की बात से सहमत हूं कि महाराष्ट्र का जो नुकसान होगा सबसे ज्यादा शिंदे और अजीत पवार को होगा। बीजेपी को कम नुकसान होगा, और इस बार बीजेपी ज्यादा सीट भी लड़ रही है, इसलिए उसका नुकसान उस लिहाज से भी घट जाएगा। तो इस 20 में से मैं 5 सीट का नुकसान बीजेपी को बताता हूं और 15 सीट का नुकसान उसके एलाइज को बताता हूं। एलाइज बिल्कुल मतलब चौपट हो जाएंगे, ऐसा मेरा अनुमान है कि वो मुश्किल से 4-5 सीट लेके आएंगे एलाइज। तो अगर सिर्फ बीजेपी का ही गिनना हो, तो फिर आप उधर नफा बीजेपी को कुल 13-14 सीट का है। केरला से लेके उड़ीसा तक 13 सीट का मोटे तौर पे मैं नफा मानता हूं बीजेपी को। और सिर्फ कर्नाटका में मैं बीजेपी को 13 सीट का नुकसान देखता हूं। तो इसलिए उसको तो कर दीजिए बराबर। कर्नाटका में 25 से आप मान रहे बीजेपी 12 हो जाएगी। जी हाँ, कांग्रेस 14 कम से कम सीट ला रही है वहां पे। और तो उसको तो कर दीजिए, अब अकाउंट को आप बराबर अकाउंट क्लोज कर दीजिए। और हाँ, मेरा मोटा मानना है कि बंगाल और पूर्वोत्तर में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा। जो स्थिति थी मोटे तौर पे 2019 वाली ही रहेगी। उधर भी क्लोज कर दीजिए। अब बच गया सिर्फ बीजेपी का हिसाब करना है। महाराष्ट्र में बीजेपी को 5 सीट का नुकसान, एलाइज को 15 का नुकसान। गुजरात और राजस्थान में बीजेपी को 10 सीट का नुकसान। आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा और दिल्ली की, जिसमें मैं मानता हूं बीजेपी को 10 सीट का नुकसान। ऊपर आप जाइए चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लेह, यहाँ कुल मिला के 5 सीट का नुकसान। और इधर उत्तर प्रदेश में 10 सीट का नुकसान बीजेपी को। बिहार में बीजेपी और एलाइज को 15 सीट का नुकसान, लेकिन बीजेपी को केवल 5 सीट का नुकसान। और इधर अ, महाराष्ट्र जो है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, हम्म, यहाँ कुल मिला के 10 सीट का नुकसान। तो ये मोटा चल, मैंने गणित किया है, जिसके हाँ, हिसाब से कम 55 सीट का नुकसान बीजेपी को आता है। 55 सीट का नुकसान कर लीजिए तो 248 का आंकड़ा हो जाता है। अभी हाँ, कहने का प्रिसीजन है, 248 का 258 भी हो सकता है, 238 भी हो सकता है। ऐसा मैं कोई दावा करूं कि भाई ऐसी कोई जादू की पुड़िया मेरे पास है, मेरे पास तो कतई नहीं है। ये मोटा अनुमान है, और प्रशांत जी भी यही कह रहे हैं कि एक तरह के मोटे अनुमान है, इसके बारे में आप बहुत वो ना करें। लेकिन जो असली डिफरेंस है वो ये है कि मुझे लगता है कि गुजरात एक बात प्रशांत भी कहते हैं अपनी बात में कि मोदी जी की छवि डाउन हुई है। एक रूरल डिस्ट्रेस की वजह से देश में असंतोष है। वो कहते हैं कि देश में गरीबी अमीरी के सवाल को लेके असंतोष है। लेकिन उनका मानना है कि ये सब ऑपोजिशन की कमजोरी की वजह से, इसमें सीटों का नुकसान बीजेपी को नहीं होगा। मुझे उन्होंने भी कहा कि शुरू में कोई ये आशंका अपोजिशन थी। का कोई ऐसा चेहरा नहीं है क्या, ऐसी कोई पॉजिटिव चीज नहीं दिख रही है कि वो इधर से छोड़कर लोग उधर चला जाए, कि मोदी को हराना है, अपोजिशन को जिताना है, जो प्रशांत ने कहा। तो मेरी यहाँ पर भी सहमति है। सिर्फ जो हमारा अंतर है वो ये है, मुझे लगता है कि ऑपोजिशन के पास अगर कोई चेहरा, कोई चमकदार ऑल्टरनेटिव होता, तब तो बीजेपी 200 सीट नहीं पहुंचती, तब तो बीजेपी 150 पौने 200 सीट के करीब कहीं 180 पे अटकी हुई होती। ये सब फैक्टर सही है। लेकिन ये प्रशांत जी का मानना कि उसकी वजह से कोई बदलाव ही नहीं होगा, मैं उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हो पाता, क्योंकि मैं अपनी आँख के सामने देख रहा हूँ बदलाव होता। मैं अपनी आँख के सामने देख रहा हूँ लोगों को कहते हुए कि पिछली बार बीजेपी को वोट डाला था, इस बार नहीं डालेंगे।
वो छोटी संख्या है। कोई मैं नहीं कह रहा कि 1977 जैसी आंधी है, मैं नहीं कह रहा 1989 जैसी आंधी, लेकिन कुछ-कुछ 2004 का अंश इसमें आ रहा है। ये मैं आँख से देख रहा हूँ, जो देख रहा हूँ सो बोल रहा हूँ। और इसलिए मुझे लगता है कि गुजरात में भी बीजेपी का वोट कम होगा, लेकिन गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में वोट कम होने से सीटें ज़्यादा कम नहीं। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें, महाराष्ट्र में कम होंगी, राजस्थान में कम होंगी, हरियाणा में पासा पलटेगा, दिल्ली में असर पड़ेगा और बिहार और यूपी में भी कुछ असर पड़ेगा। तो ये अंतर है, ठीक। इसको अब मीडिया बहुत खामखा उछाल रहा है, तमाम तरह की चीज़ें कह रहा है और मैंने देखा पिछले 1-2 दिन से और बहुत उसमें ये अभद्र भी हो बातें रहा भी है कि प्रशांत आपके किशोर के बारे में प्रेडिक्शन कही जो जा रही हैं। उसमें ये भी हो रहा है कि आपके जो प्रेडिक्शन थे छत्तीसगढ़ को लेकर, एमपी को लेकर या 2019 के चुनाव को लेकर, वो भी वायरल हो रहे हैं कि 2019 में भी योगेंद्र यादव ने कहा था कि बीजेपी 100 वो सीटें झूठ कम हो वो जाएगी, बीजेपी का छत्तीसगढ़ में स्टैंडर्ड कांग्रेस आ झूठ है। जाएगी। जी। दिक्कत ये है कि बीजेपी के ट्रोल्स का स्टैंडर्ड झूठ है। मैं उन 2019 की कहानी एग्ज़ैक्टली बता देता हूँ। 2019 में बालाकोट होने तक याद याद रखिए वहाँ राज्यों के चुनाव हुए थे, बीजेपी बुरी तरह से हारी थी, किसान आंदोलन था, बीजेपी डिफेंसिव पे थी। उस वक़्त मैंने कहा था कि बीजेपी को 100 सीट का नुकसान हो सकता है। जैसे ही बालाकोट और पुलवामा हुआ, उसके बाद मैंने कोई फ़ोरकास्ट प्रेडिक्शन नहीं किया। एग्ज़िट पोल आने से कुछ घंटे पहले लिखा कि बीजेपी दोबारा सरकार बनाने जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और एग्ज़िट पोल आने के बाद भी मैंने उसके बारे में उससे सहमति बताते हुए लिखा। तो ये सब इनका बीजेपी का स्टाइल रहता है ना, मेरे 18 मिनट की स्पीच में से कोई 50 सेकंड का टुकड़ा निकाल के बिल्कुल जो मैंने कहा था उसका उल्टा चला रहे हैं। फिर हम्म। 2019 में जो मैंने दिसंबर में कहा था वो चला रहे हैं, लेकिन जो अप्रैल में कहा था वो नहीं चला रहे हैं। इस तरह की चोरी-चपाटी चलती रहती है। वैसे आपको दिलचस्पी हो तो मैं आपको पूरा मेरे एक सहयोगी ने नहीं हाल ही नहीं में नहीं नहीं, चलिए अब मेरे वापस लौटते हैं, पहले 1996 से पहले लेके आज तक के प्रेडिक्शंस का एक रिकॉर्ड पूरा बना दिया। 1996 से लेके आज तक मैंने किस चुनाव में क्या कहा, इसकी पूरी लिस्ट मेरे एक सहयोगी ने तैयार कर दी है। कभी समय मिले तो आप दिखा दीजिएगा। नहीं, इसी वीडियो में समय मिलेगा तो कट शॉर्ट में, लेकिन पहले अब राज्यवार आते हैं। चूंकि आप हरियाणा के हैं, मैं आजमगढ़ में हूँ, यूपी में आज वोटिंग यूपी में चूंकि 14 सीटों पर है, और मैंने पांचवें दौर में रायबरेली अमेठी देखा, आजमगढ़ देखा, और आसपास के कुछ इलाके गया, जौनपुर भी, और हालांकि घोसी मऊ में वोटिंग तो अगले दौर में है। लेकिन खैर, हरियाणा जहां के आप रहने वाले भी हैं, हरियाणा में आज सभी सीटों पर वोटिंग हो गई। पिछली बार स्ट्राइक रेट बीजेपी का कमाल का था, 100% वाला स्ट्राइक रेट। ये सामने स्क्रीन पर हरियाणा की सीटें दिख रही है। शुरू से अब हम राज्यवार अगर समझने की कोशिश करें तो हरियाणा को, चूंकि हरियाणा में मुख्यमंत्री भी अचानक बदला गया, बहुत नाटकीय ढंग से, बहुत बल्कि रहस्यमय ढंग से। एक दिन पहले खट्टर मोदी जी के साथ होते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, अगले दिन खट्टर रिप्लेस हो जाते हैं। तो ये इसका मतलब कुछ अंदर खाने बेचैनी थी। नवीन जिन्नक को जिस तरह से कांग्रेस से लाकर कुरुक्षेत्र से रातों रात टिकट दे दिया गया, तो बहुत सारी चीजें हरियाणा में हुई। हरियाणा को कैसे देखते हैं, चूंकि सभी सीटों पर आज वोटिंग हो गई। अजीत भाई, हरियाणा में सबसे अद्भुत पलट इस चुनाव में हो रहा है। शायद हो सकता है पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों की मैं खबर सुन रहा हूँ, लेकिन वो मैं आपसे सुनूंगा। लेकिन इस चुनाव में जो सबसे क्लियर शिफ्ट मैंने देखा, अगर कहीं कहें तो विपक्ष की आंधी चलते हुए कहीं देखी है तो हरियाणा में हो रहा है। हरियाणा में पिछली बार बीजेपी ने ना सिर्फ 10 सीटें जीती थी, बल्कि बहुत बड़े मार्जिन से, रोहतक को छोड़ के हर सीट इतने बड़े मार्जिन से जीती थी कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो पलट जाएगा। किसी सेफोलॉजिस्ट को दिखा दो तो वो कहेगा भैया 20 साल अब भूल जाओ, कुछ नहीं होगा यहाँ पे। लेकिन वही, और अगर विधानसभा चुनाव भी देखें तब भी बीजेपी 10 में से 8 सीटों पर आगे थी। हालांकि बीजेपी ने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था विधानसभा में 2019 में, लेकिन लोकसभा में कुल मिला के 8 सीटों पे बढ़त थी बीजेपी की। लेकिन आज की तारीख में जब ये चुनाव शुरू हुआ, तो मैंने सोचा था अजीत भाई कि कांग्रेस 2-3 सीट निकाल ले तो मतलब काफ़ी संतोषजनक कांग्रेस के लिए होगा। मैं सोच रहा था रोहतक कांग्रेस निकाल दे, शायद सिरसा निकाल दे और शायद सोनीपत। बाकी सब में बीजेपी का डोमिनेंट था। आज की तारीख में मैं कहूँ तो कम से कम 6 सीटें हैं जहां कांग्रेस की बिल्कुल डिसाइसिव बढ़त। ये जो मेरे को अपने सामने दिख रहे हैं, इसमें हम्म। अ, से अगर मैं हरियाणा की पूरी 10 सीट के बारे में बता दूँ आपको, नंबर 1 पे रोहतक, क्योंकि पिछली बार बहुत थोड़े से मार्जिन से दीपेंद्र हुड्डा हार गए थे उस सीट को, तो रोहतक तो है ही नंबर 1 पे जहाँ बीजेपी आगे है।
जहां कांग्रेस बिल्कुल डिसाइसिव आ गई है। दूसरे नंबर पे मैं रखूंगा सिरसा को, जहां कुमारी शैलजा लड़ रही है, अच्छी स्थिति में है। तीसरे नंबर पे हम रख सकते हैं, चाहे आप अंबाला को रख लीजिए, चाहे आप इधर अपना सोनीपत को रख लीजिए, या आप रख लीजिए हिसार। ये तीनों सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस इस वक्त आगे चल रही है। और छठे पे मैं रखूंगा भिवानी महेंद्रगढ़ को, जिसपे किसी ने कल्पना नहीं की थी कि बीजेपी हार सकती है। सातवें पे रखूंगा फरीदाबाद, जिसके बारे में कोई कह नहीं सकता कि बीजेपी यहां हार सकती है। तो इन 6-7 सीटों में, और आठवें पे रखूंगा कुरुक्षेत्र, जो कि आम आदमी पार्टी लड़ रही है। ये आठों सीट पे इस वक्त ऑपोजिशन आगे चल रहा है। तो मैं अपने हिसाब में केवल अभी 6 का गणित लगा रहा हूं, मान रहा हूं कि इसमें से 1-2 कोई हार ही जाएंगे। मजे की बात यह कि बाकी जो 2 सीट बच गई, गुड़गांव और करनाल, वहां पर भी लड़ाई है। मतलब करनाल की सीट, जहां पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर जी लड़ रहे हैं, खुद उस समुदाय से हैं जो वहां का डोमिनेंट समुदाय है, वो सीट भी सिक्योर नहीं। तो आज की तारीख में मैं कहूंगा कम से कम 6 सीट पे ऑपोजिशन आगे है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। मगर हरियाणा में कुछ भी हो सकता है, 6 का आंकड़ा और भी बढ़ जाए तो आप हैरान मत होइएगा। 2-3 चीज हुई है। नंबर 1, किसान हम्म, आंदोलन के चलते हरियाणा की राजनीतिक जमीन बदल गई पूरी तरह से। और जाट समुदाय तो बिल्कुल 100% कांग्रेस के साथ खड़ा हो गया। यहाँ तक कि जेजेपी और इनेलो, जो कि जाट समुदाय की पुरानी पार्टियां हुआ करती थी, वो बिल्कुल हाशिए पे खड़ी हैं इस वक्त, कोई पूछ नहीं रहा उनको। हालांकि खुद अभय चौटाला कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा जो बदलाव हुआ वो ये कि बीजेपी ने सोचा कि चलिए फिर जाट बनाम गैर जाट की लड़ाई करवा देते। वो नहीं चल पाया, वो नहीं चल पाया, क्योंकि दलित वोट अपने गरीबी के चलते, जो अपने जीवन के मुद्दे हैं, उनके चलते दोबारा कांग्रेस के साथ खड़ा है। और कांग्रेस ने इस बार समझदारी ये की कि सीटों को बंटवारे में जाट समुदाय को केवल 2 सीट दी। ठीक सामाजिक संतुलन बैठाया कांग्रेस ने। और बीजेपी ने खुद जब अपने चीफ मिनिस्टर को हटा दिया, 9 साल राज करने वाले चीफ मिनिस्टर को अगर आप हटा देते हैं, उसके कुछ महीने बाद आप चुनाव में ये जाके नहीं कह सकते कि हमने बहुत अच्छी सरकार चलाई। तो इस वक्त हरियाणा में आंधी चल रही है, एक तरफा है मामला। तो ये कोई कह सकता है कि मैं विश्लेषण नहीं, मैं तो बिल्कुल एक तरफा बात कह रहा हूं। लेकिन क्या करूं, एक तरफा हवा चल रही है, मुझे तो कहना पड़ेगा। इसी पर एक सवाल है सर। आपने एक बात कर दी कि एक तरफा हवा चल रही है, आंधी भी शब्द आपने इस्तेमाल किया। इस चुनाव में हरियाणा के होकर वही हैं हरियाणा में आप, और उसके बाद अगर ऐसे देख रहे हैं कि आंधी चल रही है, तो इसको कैसे देखा जाए? माने इसको कोई कह सकता है मेरा अपना पूर्वाग्रह हो सकता है। पूर्वाग्रह है नहीं। बाकी इलाकों में भी मैं रहता हूँ, देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ऐसा ना कहूँ। जब मेरी खुद अपनी पार्टी ने हरियाणा में चुनाव लड़ा था सन 2019 में, स्वराज इंडिया ने, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझसे पूछा गया था कि आपकी पार्टी की कितनी सीट आएगी? मैंने कहा था 0 सीट आएगी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इन 2 चीज़ों पे असर ना हो। लेकिन हकीकत ये है कि हरियाणा में जिस तरह का मूड है, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में कहीं-कहीं पे उसकी एक झलक मिलती है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी से गुस्से का मूड है। हरियाणा की जो बात है, देखिए, अ, अब आप गुड़गाँव की मिसाल लीजिए। गुड़गाँव, जहाँ की जो मेरा अपना घर है, रेवाड़ी जिला मेरा उसके अंदर पड़ता है, और वहीं आके मैंने वोट डाला है। उस गुड़गाँव सीट पर भी, और ये गुड़गाँव की सीट बीजेपी के लिए सबसे स्ट्रांग मानी जाती रही है। याद रखिए कि नरेंद्र मोदी जी का एक तरह का प्रधानमंत्री का कैंपेन शुरू ही रेवाड़ी से हुआ था 2013 में, जब उन्होंने एक्स सर्विसमैन की रैली की। लेकिन उस गुड़गाँव में, और जहाँ राव इंद्रजीत, जो कि वहाँ के एक तरह से राजा साहब हैं इतने सालों के, तो उनका एक वर्चस्व रहा है। वहाँ उनके विरुद्ध जिस तरह का गुस्सा मैंने देखा, वैसा मैंने पुराने इलेक्शंस में नहीं देखा। जबकि उनके सामने राज बब्बर उम्मीदवार हैं, राज बब्बर उस इलाके के नहीं हैं, तो आमतौर पे आप मानेंगे कि बाहरी उम्मीदवार हल्का पड़ेगा। लेकिन इस चुनाव में गजब का हुआ। इस सब के बावजूद मैं गुड़गाँव की सीट को टॉप 2-4 में नहीं रख रहा, अभी भी बॉटम 2 में ही रख रहा हूँ। क्योंकि अगर गुड़गाँव पलटता है तो आप समझ लीजिए पूरा हरियाणा पलट गया। लेकिन इस इलाके में, जैसे अग्निवीर के सवाल,
अग्निवीर के सवाल पे इतना स्ट्रांग यहाँ रिजेंटमेंट है। ये पूरा इलाका है रेवाड़ी, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, भिवानी, जहां इस देश में सबसे ज्यादा आर्मी रिक्रूटमेंट जिन इलाकों में होता है उनमें से एक इलाका ये है। अब अग्निवीर को लेके इतना रिजेंटमेंट है यहाँ पे। अ, ये इलाका किसान आंदोलन का इलाका नहीं है। दक्षिण हरियाणा के इस इलाके में किसान आंदोलन बहुत स्ट्रांग नहीं था, लेकिन यहाँ दूसरे सवालों पे रिजेंटमेंट है। तो हरियाणा में तो कुल मिला के मुझे लगता है माहौल बिल्कुल एक तरफा है। और अब 4 तारीख को देखना है गिनती में कितनी सीट आती है, लेकिन मैं इसमें आप आपको फिर भी करनाल कह भी रहा हूँ कि आपने हैरान जोड़ा। मत होइए। करनाल मतलब खट्टर की जो सीट है मुख्यमंत्री से कुर्सी से हटकर उसके बाद लोकसभा चुनाव में उन्हें झोंक दिया गया। करनाल भी मामला टफ है। मैंने मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करनाल में चीफ मिनिस्टर हार चुके हैं आज। मैं अभी भी मानता हूँ कि वे करनाल तो बीजेपी की सेफेस्ट सीट्स में से एक है। देखिए पहले करनाल, फरीदाबाद, गुड़गांव इसको तो लोग मान के चल रहे थे कि यहाँ तो कॉन्टेस्ट की कोई बात ही नहीं है। फरीदाबाद में तो अब कोई शर्त लगाने को तैयार नहीं है कि बीजेपी जीत सकती है। और करनाल पे अब शर्तें लगनी शुरू हो गई हैं कि बीजेपी हार सकती है उसके बारे में, ना? तो ये जो स्थिति कांटे की लड़ाई करनाल में भी पहुंच गई है, ये आपको बताता है कि कितना गहरा रिजेंटमेंट है। और हरियाणा एक तरह से आप यूं समझ लीजिए कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव आज शुरू हो गया। विधानसभा चुनाव होना है सितंबर-अक्टूबर में। लेकिन आज का मतदान जो था हरियाणा में, वो एक तरह से उस असेंबली इलेक्शन का पूर्वाभ्यास हो गया है। बीजेपी के पांव उखड़ रहे हैं और वो पूरा नीचे से ऊपर तक दिखाई दे रहा है। हम्म। तो चलिए अब हरियाणा चूंकि और राज्य हैं, हम यूपी पर आते हैं योगेन जी। क्योंकि यूपी का जिक्र बहुत हो रहा है हर जगह, और सबसे अधिक सीटें भी है 80 सीटें। और यूपी में 2014 के मुकाबले बीजेपी को 2019 में बहुत नुकसान पहले हो चुका। इस बार और नुकसान का अंदेशा आकलन है। जैसे आपने भी मेरे ख्याल से दूसरे दौर के बाद शायद दूसरे पहले दौर ठीक से याद नहीं आ रहा, दूसरे दौर के बाद शायद आपने कहा था कि आप बीजेपी को 50 से नीचे यूपी में देखते हैं, 62 तो नामुमकिन है, अगर आपके शब्द मुझे ध्यान आ रहे हैं। आज यूपी की 14 सीटों पर वोटिंग हुई है। अगर हम 2019 की स्थिति देखें तो पिछली बार बीजेपी को इनमें से 9 सीटें मिली थी 2019 में, लेकिन आजमगढ़ उपचुनाव में बीजेपी जीत गई तो 10 हो गया मान लीजिए। लेकिन बीएसपी का स्ट्रांग होल्ड 4 सीटों पर बीएसपी थी। गठबंधन था पिछली बार सपा बसपा में। समाजवादी पार्टी सिर्फ एक आजमगढ़ जीती थी जो लूज कर गई 2022 के उपचुनाव में। बीएसपी इस बार अलग लड़ रही है। तो इस बार अब इन सीटों को कैसे समझते हैं आप, क्या देख रहे हैं आप? अजीत भाई, ये वाला फेज पिछले फेजेस से अलग है। पिछले फेजेस ऐसे थे जहां बीजेपी ने लगभग सारी सीटें जीती, 14 में से 14, 14 में से 13, इस तरह के फेजेस थे। इस फेज में बीजेपी 14 में से 5 सीट हारी है। पिछली बार सपा बसपा को हारी थी। उम्मीदवार बसपा के थे, उनमें से 5 में से 4 उम्मीदवार बसपा के थे। लेकिन याद रखिए वो केवल बसपा की जीत नहीं थी, बसपा और सपा को जोड़ के जीत थी और उसके अंदर सपा का हिस्सा था। अब सवाल ये है कि अब जब बसपा अलग हो गई, तो क्या सपा और कांग्रेस मिलके वो जमीन ऑक्यूपाई कर पाएंगे जो सपा और बसपा ने मिलके ऑक्यूपाई की थी? इसका एक इशारा आपको असेंबली इलेक्शन 2022 में मिलता है। असेंबली इलेक्शन 2022 में इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से मैं आपको देख के बता दूं, इनमें से बसपा जो थी, बसपा ने अलग लड़ा था असेंबली इलेक्शन। उन चारों लोकसभा क्षेत्रों में बसपा हार गई थी। हार गई थी मतलब अगर आप वोट जोड़ दें तो बसपा काफी पीछे रह गई थी। लेकिन सपा इनमें से 5 में आगे थी। तो एक तरह से कहें, हालांकि एग्जैक्टली वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं थी, तो एक तरह से कहें तो सपा और बसपा का की जो सम्मिलित पूंजी थी, वो खाली सपा ने हासिल कर ली थी, अगर आप उसमें कांग्रेस का भी जोड़ दें हिस्सा। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि सपा और कांग्रेस मिला के लगभग वहीं खड़े हैं जहां सपा और बसपा मिला के खड़े। ये भी दौर है जहां बाकी सब दौर में देखिए बीजेपी का वोट अपने प्रतिद्वंदियों से बहुत ज्यादा था, 10, 15, 20% ज्यादा। इस दौर के सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जोड़ दें तो बीजेपी केवल 5% आगे है, तो वल्नरेबल है यहाँ पे सी। तो पहली चुनौती है एक सपा और दिलचस्प बात है इस दौर में, एक सीट मछली शहर भी है जहां सिर्फ 181 वोट से बीजेपी जीती थी। जी 181, बिल्कुल 181। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो इसलिए यहाँ पे स्थिति ये है कि पहली चैलेंज तो है कि क्या सपा सपा और बसपा की सम्मिलित सीटों को
खींच पाएगी, उसका मोटा उत्तर आंकड़ों के आधार पे ये है कि हाँ, सपा उस स्थिति में है 2022 के आंकड़े अगर देखें। दूसरा है, क्या सपा और कांग्रेस कुछ सीटें छीन पाएंगे बीजेपी से? मैं समझता हूँ 2-3 सीट पे वो स्थिति में हो सकते हैं कि वो छीन पाएँ, वो चैलेंज कर पाएँ, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन बहुत कम है। मैं उन सीट के नाम देख रहा हूँ, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, श्रावस्ती। इन हाँ, तीनों में सुल्तानपुर के भी मार्जिन मार्जिन ज्यादा बहुत कम है, सही कह रहे हैं आप। इलाहाबाद में भी, श्रावस्ती हाँ, में भी, और मछली हाँ, शहर का तो आपने ज़िक्र किया है। हाँ, मछली हाँ। शहर इस राउंड में जा रहा है, मेरे को मैं चेक करना पड़ेगा। लेकिन मछली शहर इस राउंड में ही हाँ जा जी, रहा है इसी सर, राउंड में, नहीं, इसी राउंड में। मेरे ख्याल से तो इन जौनपुर मछली चारों शहर में इसी राउंड में है। हाँ। जी, जी। तो इन चारों राज्यों में जो स्थिति है, इन चारों सीटों के अंदर एक हम्म, गुंजाइश बनती है, क्योंकि क्लोज़ मार्जिन्स है ना? तो हम्म, अभी भी मैं कहूँगा कि यहाँ 5 सीट बचानी है ऑपोज़िशन को, और 2-1 सीट गेन करनी है। और अगर 2 सीट भी उसके ऊपर गेन कर लेता है, तो इसे बहुत बड़ी सफलता माना जाना चाहिए। तो बहुत बड़ा उलटफेर नहीं, मगर कहिए +2 मैं इसमें ऑपोज़िशन एसपी कांग्रेस अलायंस को दूँगा। बीएसपी यहाँ कहीं भी विजेता की स्थिति में आती दिखाई नहीं दे रही। हालाँकि आप ज़मीन पे हैं, आप बेहतर बता सकते हैं। बीएसपी एक फैक्टर है, लेकिन 4 सीट जीतने वाली पार्टी की जो हैसियत होनी चाहिए, वैसी दिखाई नहीं देती ज़मीन पे जब आप घूमते हैं। उत्तर प्रदेश उसमें में एक भी यही रिपोर्ट है, और आपने फैक्टर। पूछा जी, सॉरी, जी, आप अपनी आपने बात पूछा बोलिए। था कि ओवरऑल सिचुएशन, तो मैं ओवरऑल अभी भी यही मानता हूँ कि बीजेपी यूपी में बीजेपी आगे है। अभी भी मेरी समझ है कि कुल मिला के बीजेपी आगे है, और 50-52 सीट के करीब बीजेपी कहीं है। 62 सीट लेना मुझे तो नामुमकिन लगता है। उससे और ऊपर जाना तो मुझे बिल्कुल कल्पना की बातें लगती हैं। अ, लेकिन जो पिछले कई दिन से मैं खबर सुन रहा हूँ, वो ये कि जैसे-जैसे चुनाव ईस्ट में जा रहा है, बीजेपी के लिए कठिनाई बढ़ती जा रही है। क्या आप भी ज़मीन पे ऐसा कुछ देख रहे हैं? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे देखिए, आजमगढ़ कुछ बड़ा समीकरण ऐसा है, जो सपा बसपा का अगर कॉम्बिनेशन ने अगर 5 सीटें जीती इन 14 में से, तो एक मुस्लिम वोट बहुत निर्णायक है बहुत जगह, आजमगढ़ में भी है। जैसे आजमगढ़ एमवाई समीकरण अगर देखें तो दोनों मिला के लगभग 38% यहाँ हो जाते हैं मुस्लिम यादव, और इसलिए यहाँ 20 चुनाव अगर हुए, 20 में से 14 बार यादव जीतते रहे, अलग-अलग पार्टी से, चाहे सपा से, चाहे रमाकांत यादव सपा से बीजेपी में आकर जीते हों, चाहे चंद्रजीत यादव, चाहे राम नरेश यादव, चाहे अखिलेश, चाहे मुलायम। अब यहाँ 2022 के उपचुनाव में ये हुआ कि गुड्डू जमाली एक शख्स है, 2 बार के विधायक रहे बीएसपी के, बीएसपी के टिकट पे खड़े हुए, 2,66,000 वोट मिला। माना गया कि मुसलमानों के 1 लाख वोट शिफ्ट हुए, और उस पर 8,000 से धर्मेंद्र यादव हार गए। इस बार गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी के साथ हैं, तो समीकरण थोड़ा बदला। ऐसे ही कुछ सीटें हैं जहां जो जो आपने सही कहा कि उस गठबंधन की वजह से भी बीएसपी को 4 सीटें मिली, जिस गठबंधन में सपा का एक वोट बैंक शिफ्ट हुआ। इस बार बीएसपी अलग लड़ रही है, कुछ जगह मजबूती से लड़ती दिख रही है, ऐसा लोग कहते हैं, जिसमें जौनपुर भी है, जो सिटिंग बीएसपी के सांसद हैं। घोसी जहां से चौहान लड़ रहे हैं, वो भी किसी जमाने में सांसद रहे, मेरे ख्याल से 99 में। तो वो अहम सीटें हैं बीएसपी के लिए, लेकिन वो कन्वर्ट होकर जीत में कितनी जाएगी, इसके लिए भी कहना मुश्किल है, उसकी गुंजाइश कम है। अब बात आती है वही जो जो ये सीट है, जहां कई सीटें ऐसी है जहां बहुत क्लोज फाइट दिख रही है। जैसे लालगंज है, पिछली बार बीएसपी जीती, इस बार लालगंज में जाहिर है गठबंधन और बीजेपी के साथ है। जौनपुर जौनपुर 20 दिन 1 महीने पहले लोग मान रहे थे कि जौनपुर सीट गठबंधन के हिस्से में चली जाएगी। धनंजय सिंह वहां चुनाव मैदान में निर्दलीय ताल ठोक रहे थे, बाद में लगा उन्हें टिकट बीएसपी से मिल गया, उनकी पत्नी को, और उसके बाद वो कहानी लगा कि बीएसपी मजबूती से लड़ेगी तो बीजेपी हार जाएगी। लेकिन धनंजय सिंह की पत्नी ने टिकट वापस किया या टिकट कट गया, जो भी हुआ, और उसके बाद वो प्रचार कर रहे हैं बीजेपी का। तो वहां समीकरण अब कहना आकलन मुश्किल है। मछली शहर 3 सरोज लड़ रहे हैं, तूफानी सरोज की बेटी 25-26 साल की, एक सिटिंग जो सांसद है, तीसरे कैंडिडेट वो भी सरोज, सरोज यहाँ पासी को बोलते हैं, जैसे बाराबंकी की तरफ पासी को रावत बोलते हैं, यहाँ सरोज बोलते हैं। तो वहां पासी बहुत निर्णायक भूमिका में। अब ये देखने की बात है कि वो वोट कितना किधर शिफ्ट होता है, लेकिन बहुत कांटे की टक्कर है। तो इन सीटों पर अगर देखें, चाहे भदोही हो, सुल्तानपुर 14,000 से मेनका गांधी जीती, मैं सुल्तानपुर नहीं गया पास पे रह के भी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेनका गांधी जीत ही जाएंगे, लेकिन मुझे जो वहां कह रहे हैं कि नहीं, वहां भी क्लोज फाइट। प्रतापगढ़ और जो एक और वोटिंग अभी हुई, अब यहाँ राजा भैया फैक्टर,
अब ये फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रावस्ती मेरे ख्याल से, तो राजा भैया फैक्टर, तो इस तरह से ये सारे फैक्टर बीजेपी के खिलाफ छिटपुट कई जगह जा रहे हैं योगेंद्र जी। अब वो जो बीजेपी के खिलाफ फैक्टर जा रहे हैं, वो चुनाव को किस तरह से वोटिंग हुई है उसमें प्रभावित करेंगे, इसको अभी देखने की बात है। लेकिन मैं मानता हूं कि बीजेपी के लिए ये दौर जितनी चुनौती का है, उतना ही समाजवादी गठबंधन के लिए है कि कैसे हम 2019 में जो सही आपने कहा जो बसपा को हासिल हुआ वो हासिल करें, और एक दो सीट अगर बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाएं। बिल्कुल ठीक है, तो ये 1-2 सीट बढ़ाने वाला ही दौर है। इसमें हम्म, कोई बहुत बड़े उलटफेर की अपोजिशन को उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अगर वो पिछले को बचा सकें और 2 सीटें जोड़ सकें, तो इसे मैं इंडिया गठबंधन की उपलब्धि मानूंगा। जी। अब यूपी हमने बात कर ली, अभी आप किस स्टेट पर जाए? दिल्ली आए, दिल्ली बहुत अहम है, आप तो आम आदमी पार्टी के जी। फाउंडर रहे हैं दिल्ली और पूरा स्टेट आज देश की राजधानी है, वोट कर दिल्ली रहा की है। सभी सीटों पर वोटिंग आज हो गई, तो दिल्ली जी, और दिल्ली में जो पार्टी एक दूसरे के खिलाफ थी, आम आदमी पार्टी की का जन्म ही कांग्रेस विरोध से हुआ, एक तरह से कहें, वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है, सीट एडजस्टमेंट है 4-3 का, कन्हैया कुमार, मनोज तिवारी से, बल्कि बीजेपी ने अपने टिकट भी काटे, मीनाक्षी लेखी जैसे नेताओं का, सुषमा स्वराज की बेटी चुनाव लड़ रही है, तो बहुत कलरफुल चुनाव जरूर है। लेकिन दिल्ली को कैसे देखते हैं आप? इस बार दिल्ली का चुनाव थोड़ा ठंडा रहा, आपको तमाम लोग बताएँगे। अभी मतदान के आंकड़े आ जाएँ, लेकिन कुल मिला के उस तरह का एक्साइटमेंट, वैसे दिल्ली में लोकसभा चुनाव में एक्साइटमेंट रहता भी थोड़ा-सा कम है। इस बार कम रहा। अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद जो सोचा था कि अब एकदम गहमा-गहमी बढ़ेगी, वो तमाम कंट्रोवर्सीज़ की वजह से थोड़ा पीछे रहा। लेकिन एक बात तो तय है, जिस तरह से बीजेपी ने एक तरफ़ा झाड़ू लगाई थी अ, 2019 के चुनाव में, वैसा तो नहीं होना चाहता। देखिए 2019 के चुनाव में बीजेपी ना सिर्फ सातों सीट जीती थी, बल्कि अगर आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट जोड़ भी दें, तब भी बीजेपी तो भी सारी बीजेपी सीट आ बहुत गई। धड़ल्ले से जीत रही है ना? बिल्कुल। चांदनी चौक तक में भी 8% का मार्जिन बीजेपी के पास रहता है, अगर आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट जोड़ भी दें, तो कागज पे तो बीजेपी बहुत मजबूत है। उधर नहीं, बल्कि विधानसभा बल्कि चुनाव में उसमें देखिए। उसमें 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 फिर जानकारी के लिए जोड़ दूं, जैसे बीजेपी को 2019 में 56%, लगभग 56.5% वोट मिले, आम आदमी पार्टी को लगभग 18%, कांग्रेस 22%, मतलब दोनों को जोड़कर भी 40% है, मतलब 16% ओवरऑल में बीजेपी ज्यादा थी 2019 में। बिल्कुल। जी। किसी भी सीट में बीजेपी पीछे नहीं थी, इनको जोड़ देने के बावजूद भी। तो कागज पे तो बीजेपी बहुत तेज मजबूत है। उधर कागज पे देखें तो असेंबली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी इन सातों सीटों पे बढ़त हासिल कर गई थी। तो असली सवाल ये है कि वो वोटर, वो दिल्ली के अंदाज़न 20% वोटर है, जो विधानसभा चुनाव में जाके आम आदमी पार्टी को वोट देता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में पलट के बीजेपी को वोट देता है। वो वोटर इस बार कहाँ जाएगा? असली सवाल यही है। क्या पूरा का पूरा फिर बीजेपी के साथ जाएगा? वो लगता नहीं। उसके 2 कारण हैं। एक तो ये कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, उस गठबंधन ने समाज के कई वर्गों के लिए निर्णय आसान बना दिया है। मुसलमान के लिए, दलित के लिए और जितना भी गरीब वर्ग दिल्ली का है, वर्ग देखिए दिल्ली वर्किंग क्लास का शहर है। वो गरीब जो कि अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ में रहते हैं, झुग्गी-झोंपड़ी में रहते हैं, बाहर ग्रामीण इलाकों में छोटी-छोटी बस्तियाँ बना के रहते हैं। उन सब के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन बहुत मुफ़ीद है। उन्हें बिल्कुल लगता है कि अच्छा ये तो हमारा है। तो इसलिए इस बार दिल्ली में एक दिल्ली के अगड़े-पिछड़े मतलब जाति के हिसाब से नहीं, वर्ग के हिसाब से अमीर-गरीब की लड़ाई की तरह से ये बैटल बन सकता है। और बीजेपी को 7 में से 6 सांसद बदलने पड़े हैं, जिसका मतलब है बीजेपी ने खुद देखा कि भारी असंतोष था। असंतोष खैर 7वें के बारे में भी है, मनोज तिवारी जी के बारे में भी भारी असंतोष है पूर्वी उत्तर दिल्ली में। इसलिए मेरा अपना समझ ये है, हालाँकि मैं उतना ज़्यादा मज़े की बात ये है कि मकान दिल्ली शहर में है मेरा आजकल, लेकिन अगर इन पड़ोसी राज्यों में सबसे कम किसी में मैं घूमा हूँ तो दिल्ली शहर ही है। जहाँ घूम के अपने शहर में ना आदमी ये काम नहीं करता जाके लोगों से पूछना कि भैया क्या हो रहा है? बाहर जाके सब काम होते हैं। जितना मैं समझ पाया हूँ, मेरे विचार से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है,
कम से कम 3 या शायद 4 सीट छीनने में सफल इस बार हो जाए। इस बार बराबरी का मुकाबला हो रहा है, इस बार एक तरफ़ा मुकाबला दिल्ली में नहीं है। और जिन सीटों पे इसका असर सबसे पहले पड़ सकता है, मैं 3 सीट सोचता हूँ। एक तो चांदनी चौक, जहाँ मार्जिन सबसे कम था और जहाँ जयप्रकाश अग्रवाल बहुत ज़बरदस्त चुनाव लड़ा है उन्होंने। दूसरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पश्चिमी दिल्ली में महाबल मिश्र जो आम आदमी पार्टी के हैं, उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त चुनाव लड़ा। और तीसरा पूर्वोत्तर, जहाँ कन्हैया कुमार हैं, मेरे मित्र और मेरी इच्छा है दिल अज़ीज़ आदमी हैं और जबकि उनके बारे में फैलाए जा रहे तमाम किस्म के कुतर्क और झूठे वीडियो अब झूठे साबित हो चुके हैं। तो पूर्वोत्तर दिल्ली इन 3 सीटों पे विपक्ष को ज़रूर उम्मीद होनी चाहिए कि यहाँ पलटाव इस बार होगा। इसमें मैं एक चीज बोलूं, मेरी किसी से बात हो रही थी जो कन्हैया कुमार के इलाके में जो लोग घूम रहे हैं, कि उन्होंने बोला कि वहां जो आम आदमी पार्टी के वोटर हैं, झाड़ू वाले, जो हर तबके, खासतौर से निचला तबका भी उसमें बहुत है, उनमें उस तरह से ये बात जा नहीं पाई कि ये दोनों झाड़ू और पंजा साथ है। मतलब वो जो कॉम्बिनेशन जो जिस तरह से बहुत मजबूती से ऐसा कुछ लोगों ने कहा कि वो कॉम्बिनेशन उस तरह से नीचे डाउन द लाइन नहीं गया। ये एक बड़ा फैक्टर निर्णायक हो सकता है कन्हैया और मनोज तिवारी में। और मनोज तिवारी, और ये दिल्ली का चुनाव है, शहरी क्षेत्र है, और उसमें एक बीजेपी, मोदी, हिंदुत्व, मंदिर, वही सारी चीज मनोज तिवारी भी रट्टा मारते हैं जो मोदी जी के भाषण में सुनते हैं। तो उसका असर कहीं दिखता है। 2 बार के सांसद हैं, कन्हैया कुमार नए हैं, ऐसा लोगों का कहना है कि वो एज थोड़ा मनोज तिवारी को दिखता है। ये संभव है कि जो लोकल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिटी उतनी न बन पाई हो, उसका कारण तो स्वाभाविक है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में संबंध बहुत खराब रहे हैं। बहुत खुल के सड़क पे एक-दूसरे का विरोध हुआ है और जब गठबंधन हो भी रहा था, तब भी पार्टी की तरफ से काफ़ी विरोध रहा। और कन्हैया कुमार के आने पे जो कि दिल्ली के स्थानीय उम्मीदवार नहीं है, शुरू में खबर थी कि उन्हें स्थानीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सहयोग भी नहीं मिल रहा था। बाद में सचिन पायलट को भेजा गया उनकी मदद के लिए। तो ये तमाम चीज़ें रही हैं। मगर मैं यही कह रहा था कि एक वोटर के लिए कई बार क्या होता है कि अगर एक स्वाभाविक यूनिटी हो, तो वहाँ वोटर ऑर्गेनाइजेशनल सिग्नल का इंतज़ार नहीं करता। और दिल्ली का ये जो बिल्कुल निचले तबके का जो वोटर है, उसके लिए एक स्वाभाविक प्रेफ़रेंस है। एक एडिशनल फैक्टर जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में है, जिससे कन्हैया कुमार को दिक्कत हो सकती है, वो ये है कि वहाँ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बहुत स्थिति है। और वो कारण ये है कि दिल्ली के जो दंगे बताए जाते हैं 2020 वाले, वो सारी मार-काट दंगे इसी इलाके में हुए थे। तो इसलिए एक दंगे के बाद किसी भी इलाके में बहुत लंबे समय तक एक ध्रुवीकरण की स्थिति रहती है। तो उसका भी असर हो सकता है। तो मैं नहीं कह रहा कि सीट निकली होगी। और मैं इसीलिए इसीलिए मनोज तिवारी अपने हर इंटरव्यू में वही फर्जी बातें जो है, टुकड़े टुकड़े गैंग, देश को बांटने वाले लोग, पाकिस्तान, यही बोलते हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है कि उन्होंने 10 साल में क्या किया, मोदी जी ने क्या किया। उनके हर 5 मिनट के इंटरव्यू भाषण में यही है। मतलब वो कन्हैया को उसी खांचे में लगातार फिट करना चाहते हैं जो आपने कहा, उसी तरह के पोलराइजेशन की कोशिश में ये चुनाव हुआ है। तो इसलिए पता नहीं क्या हुआ है। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि हालाँकि कन्हैया ने इस सवाल पे काफ़ी समझदारी बरती है और खुद उस फंदे में पाँव नहीं दिया जो कि बीजेपी चाहती थी कि वो दें। लेकिन फिर भी मैं नहीं कह रहा कि निकली हुई सीट है क्योंकि काफ़ी कठिन सीट है, लेकिन वो एक सीट है जिस पे ध्यान सबका रहेगा। अ, जी, बिल्कुल। और और दिल्ली में जो जिन कुछ सीटों पर, हालाँकि उसके साथ मुझे नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का भी ज़िक्र करना चाहिए, जहाँ फिर अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति होगी। कांग्रेस को 3 सीट मिली हैं, लेकिन तीनों सीटें अपेक्षाकृत बेहतर सीटें हैं जीतने के लिहाज से। तो वहाँ पे भी एक उम्मीद हो सकती है। तो इन चारों सीटों को हमें थोड़ा अपेक्षाकृत ध्यान से देखना चाहिए। जी, अब आते हैं हम, चूँकि वक़्त काफ़ी गुज़र रहा है, बंगाल। चूँकि बंगाल को लेकर प्रेडिक्शन प्रशांत किशोर जैसे लोगों का है कि बंगाल में बीजेपी को बढ़त होगी, वो लगातार कह रहे हैं। तो इसलिए बंगाल में 8 सीटों पर आज वोटिंग हुई है। अगर हम पिछली बार का देखें तो इसमें टीएमसी की इनमें से 2-3 5 सीटें पिछली सीटें बार बीजेपी टीएमसी के को मिली। पास थी। जी, जी, देखिए फिर हम बंगाल के उस इलाके में आ गए हैं जहाँ बीजेपी का एक असर है।
ये चुनाव शुरू हुआ था उत्तर बंगाल से, जहां बीजेपी काफी स्ट्रांग है, फिर नीचे उतरा दक्षिण बंगाल की तरफ, जहां टीएमसी स्ट्रांग है। अब हम पश्चिम बंगाल के पश्चिमी छोर की तरफ आ गए हैं। इसमें मेदिनीपुर है, पुरुलिया है, पुराने मेदिनीपुर जिले के कई इलाके हैं। इसमें आदिवासी इलाके हैं, झारग्राम हुआ, बांकुड़ा हुआ, अ, गाटल हुआ, पुरुलिया हुआ, ये सब आदिवासी इलाके हैं। यहाँ सब में बीजेपी ने अपनी काफी पैठ बनाई है। बीजेपी को पिछली बार 5 सीट आई थी, तो देखिए बीजेपी के लिए यहाँ इम्प्रूव करना मुश्किल होगा। ये तो बीजेपी को बचानी होंगी ये सीटें किसी तरह से, क्योंकि उन्हें चैलेंज है इस वक्त टीएमसी से। यहाँ बीजेपी विधानसभा चुनाव में भी अपनी कुछ सीटें बचाने में समर्थ हुई थी। जो पिछली बार मैंने कहा था कि जैसे ही दक्षिण बंगाल में हम आते हैं, बीजेपी की 2019 की जितनी भी सीटें जीती थी, वहां टीएमसी ने उनको परास्त कर दिया था। लेकिन उत्तर बंगाल का एक टुकड़ा और पश्चिम जो बेल्ट है, इन दोनों में बीजेपी फिर भी अपने पांव जमाए रखने में कामयाब हुई थी। ये उसमें से एक इलाका है जहां इस बार वोट हो रहा है। बीजेपी अगर 5 सीट बचा लेती तो बीजेपी के लिए काफी अच्छी उपलब्धि होगी और उसे आगे बढ़ने। तो अभी के तारीख में जो कुल मिला के मेरा असेसमेंट है बंगाल पे, बहुत तरह के इनपुट्स आए हैं प्रशांत किशोर ने, जिन्हें बंगाल के बारे में मुझसे तो ज्यादा ही पता है। उन्होंने बहुत विश्वास से कहा है कि ऐसा बीजेपी तो यहाँ 5-7 सीट और बढ़ाने वाली है। लेकिन जितने इनपुट मैं इकट्ठे कर पाया हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी कुल मिला के बढ़ा पाएगी। 2-1 सीट उनकी नॉर्थ बंगाल में कम हो जाएंगी। इधर वेस्ट में हो सकता है 1-2 सीट बढ़ा ले, और दक्षिण में जो सीटें आई थी उसमें 2-4 1-2 की कमी हो सकती है। तो कुल मिला के बहुत बड़ा परिवर्तन बंगाल में मुझे दिखाई नहीं। हम्म। और प्रशांत किशोर बंगाल में बोल रहे हैं, तो एक बात तो है कि बंगाल में जो असेंबली इलेक्शन हुए थे, ममता बनर्जी के लिए पोल मैनेजमेंट कर रहे थे, तो एक तरह से बंगाल में उन्होंने कैंप किया। बहुत लंबी चौड़ी टीम थी। उस दौरान मैं गया भी था बंगाल चुनाव में। लेकिन उनका ये दावा 6 महीने पहले से लगातार है। एक बात आपने शुरू में सही कहा कि वो ये बात कंसिस्टेंटली 6 महीने से कर रहे हैं। हम लोग भी 4-5 महीने पहले कुछ अलग स्थिति देख रहे थे, ऐसा लगता था। बल्कि 3-4 महीने पहले तो मैं कई बार लगता था कि बीजेपी कहीं 2014 और 2019 के बीच की स्थिति में कहीं चली जा सकती है, बीजेपी की सीटें बढ़ न जाए। आरएलडी वगैरह जब हुआ तब भी लग रहा था। लेकिन इस 2 महीने 1 महीने में खास तौर से पहले दौर के बाद से जो तनाव, गुस्सा, एंगर दिख रहा है, उसके बाद लगता है चीजें, स्थितियां बदले। लेकिन अब बात वही है, फाइनल रिजल्ट तो 4 जून को आएंगे। हम बिहार पर आते हैं योगेन जी। चूंकि बिहार का जिक्र भी आपने किया और हम लोग करते रहे लगातार, मैं तो बिहार का रहने वाला हूं। 8 सीटें आज बिहार में हैं जहां पोलिंग हो रही है। अगर बिहार की बात करें तो ये स्क्रीन पर 8 सीटें हमने दिखाई। अब इसमें खास बात यह भी है कि बिहार में बीजेपी 17 सीटें पिछली बार लड़ी, 17 जीती। जेडीयू बाद में बीजेपी के साथ आ गई, 16 तब जीती थी। लेकिन अब जो स्थितियां हैं, जैसे सब लोगों का, ज्यादातर लोगों का आकलन है कि बीजेपी को हो सकता है कम लॉस हो, जेडीयू को ज्यादा लॉस हो, और जेडीयू का ज्यादा लॉस होना गठबंधन का फायदा है। लेकिन अब इन 8 सीटों का विश्लेषण और साथ में ओवरऑल। अजीत भाई, ये इलाका है जिसे अंग्रेजों के जमाने में तिरहुत कमिश्नरी कहा जाता था। बिल्कुल। तिरहुत का इलाका है, गंगा के ऊपर का। 8 सीटें एनडीए के पास हैं, और यहाँ पे ये इलाका अपनी सोशल कॉम्पोजिशन भी एक मायने में अलग है, क्योंकि अपर कास्ट की, सवर्णों की संख्या बल इस इलाके में काफी ज्यादा है। भारत के बहुत थोड़े ही इलाके हैं जहाँ अपर कास्ट संख्या में बहुत ज्यादा है। ये उनमें से एक इलाका है, इस लिहाज से भी बीजेपी के लिए स्ट्रांग है। मैं समझता हूँ यहाँ पे ऑपोजिशन को बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। 3 सीटें यहाँ दिख रही हैं। एक है वाल्मीकि नगर, दूसरी है सीवान और तीसरी है महाराजगंज। इन 3 पर अगर ऑपोजिशन की कोई उम्मीद बनती है, इनमें से 2 जेडीयू के पास हैं, एक इस वक्त बीजेपी के पास है। मैं इस आधार पे कह रहा हूँ कि मार्जिन अपेक्षाकृत कम, और असेंबली इलेक्शन में यहाँ पे राजद की थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस थी। इससे बहुत ज्यादा उम्मीद इस इलाके से नहीं लगानी चाहिए। ये इलाका है जिसके आधार पे मोटे तौर पे ये मूल्यांकन बनाया जा रहा है कुछ हलकों में कि भाई बीजेपी तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड एरियाज में से है। जो 7वें चरण में आएगा वो बिल्कुल अलग किस्म का है। लेकिन ये छठा हाँ। चरण इस वक्त डोमिनेंटली बीजेपी और एनडीए के पक्ष में है। तो ओवरऑल बिहार पर यहाँ एक अगर संक्षिप्त में आप समअप करें, बिहार हाँ। में 39 सीटें जब एनडीए पिछली बार जीती, 17 मैंने बीजेपी बताया, 16 जेडीयू, 6 एलजेपी, थोड़ा फेरबदल इस बार
हुआ सीट दिक्कत एडजस्टमेंट वही में। है कि जब आपके पास 40 में से 39 सीट हो तो आप हार ही सकते हैं, उसके बाद आप तो मतलब आगे तो बढ़ नहीं सकते। सही मेरी बात। समझ में कम से कम 15 सीट का नुकसान एनडीए को है। जो पहले नामुमकिन लगता था क्योंकि उनकी वोटों में बढ़त तो 23% की, बहुत अद्भुत सा चुनाव था। हम्म, एनडीए को 53% वोट था और महागठबंधन सिर्फ 30% पे था। तो ऐसे चुनाव को पलटना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जमीन पे बदलाव हुआ है, 2-3 चीज़ हैं। एक तो जैसे मैंने कहा, नीतीश कुमार जी की व्यक्तिगत छवि गिरी है। उनके मुकाबले में तेजस्वी यादव आगे उभरे हैं और ये जो बिहार में जो राजद का सामाजिक गठबंधन था, वो उत्तर प्रदेश की सपा के गठबंधन से अलग है। सपा है मुख्यतः मुस्लिम और यादव का सामाजिक गठबंधन। बिहार के सामाजिक गठबंधन में इसके साथ अति पिछड़ों का एक अंश और दलित का और गरीब गुरबा जितना भी है सबका एक अंश हमेशा शामिल रहा है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी हमेशा गरीब की पार्टी रही। उसको एक्टिवेट करने में दोबारा तेजस्वी यादव संभव हो रहे हैं, इसलिए स्थिति थोड़ा इम्प्रूव हुई है। मेरे हिसाब से बिहार में कोई 15 सीट महागठबंधन को आ सकती है। आज भी मैं कहूंगा कि 24 सीट एनडीए के पास है और इस 15 में से 5 का जो नुकसान है वो होगा। तो 15 अगर आती है तो समझिए 14 का नुकसान है। और इसमें से 4-5 का नुकसान बीजेपी को है, बाकी 10 का नुकसान बीजेपी के एलाइज को है। डिस्प्रोपोर्शनेट एलाइज को ज्यादा नुकसान होगा, बीजेपी की स्थिति में। जेडीयू मेनली जेडीयू क्यों एलजेपी 5 पर लड़ रही है, एक हम एक कुशवाहा, मतलब जेडीयू को मेजर नुकसान देखते हैं। जी, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। अब हम आते हैं झारखंड। झारखंड की 4 सीटें, उड़ीसा की 4। झारखंड को आप 4 सीटें, रांची, धनबाद, गिरिडीह, जमशेदपुर। अगर पिछली बार देखेंगे तो इसमें 3 बीजेपी जीत गई थी। जी, और फिर यहाँ बहुत बड़े बदलाव की मैं गुंजाइश नहीं देख रहा हूँ। यहाँ पे बीजेपी मजबूत रही है। जो झारखंड के बिल्कुल आदिवासी हलके हैं, वहाँ पे बदलाव, जैसे बिल्कुल पहली राउंड में, पहले फेज़ में ही झारखंड में जहाँ मतदान हुआ, वहाँ ज़्यादा रिवर्सल्स थे। लेकिन कुल मिला के झारखंड से जो खबर आ रही है, वो ये है कि झारखंड में भी कुछ-कुछ वो हुआ है जो बिहार में हुआ है, यानी कि वोट सब तरफ एनडीए के खिसके हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है, लेकिन झारखंड में हुआ है। तो बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद यहाँ नहीं करनी चाहिए। एक ये जो एआईएसयू है, ये भी बीजेपी के सहयोगी ही है, तो चारों सीटें उनके पास थी। अगर एक एनडीए। सीट ऑपोजिशन निकाल ले तो उन्हें खुशी होनी चाहिए। और उड़ीसा। बच गया हमारा उड़ीसा। हम्म, हम्म, उड़ीसा में इस वक़्त उन इलाकों में वोटिंग हो रही है, जहाँ बीजेपी को इतनी सफलता पिछली बार नहीं थी। ये देखिए हम देख रहे हैं संबलपुर, ये 6 इसमें सीटें, हाँ। एक तो कटकपुरी भुवनेश्वर जो कि बिल्कुल सेंट्रल हिस्सा है, उड़ीसा की राजनीति और समाज का जो केंद्र है, त्रिकोण ये भुवनेश्वर, कटक और पुरी, वहाँ पे चुनाव हो रहा है। हम्म, और दूसरी तरफ संबलपुर क्योंझार ढेंकनाल जो कि वहाँ संबलपुर तो पश्चिम में है जहाँ से देवेंद्र प्रधान चुनाव लड़ रहे हैं। हम्म, अ, इन सब इलाकों में बीजेपी को इतनी बड़ी सफलता नहीं थी। बीजेपी को भुवनेश्वर था और बीजेपी के पास संबलपुर था। जो अब तक खबर आ रही है वो ये है कि बीजेपी इन इलाकों में अपनी पोजीशन को इम्प्रूव कर सकती है। यहाँ बीजेपी कम से कम 2-3 सीट हो सकता है एडिशनल हासिल करे। भुवनेश्वर में हालाँकि वो सब इन 6 में से बोल रहे हैं, छठे दौर की इन 6 सीटों में इन से बोल 6 रहे में से कम 2 सीट बीजेपी एडिशनल हासिल करेगी, ऐसी खबर आ हैं। रही है। देखिए पूरे उत्तर प्रदेश से इस वक़्त, पूरे उड़ीसा से जो खबर है वो ये कि बीजेपी के पास जो सीट है वो होल्ड करेगी और बीजेडी की सीट में सेंधमारी करेगी लोकसभा चुनाव। विधानसभा में, क्योंकि वहाँ पे एक साथ विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं उत्तर उड़ीसा में। अ, विधानसभा में बीजेडी कायम रहेगी, जीतेगी, लेकिन लोकसभा में ऐसा खबर आ रही है, संकेत हैं जो कुछ ग्राउंड रियलिटी आ रही है कि बीजेपी वहाँ गेन कर, तो उड़ीसा में बीजेपी के लिए पहले मैंने सोचा था कुल मिला के उड़ीसा में 8 सीट बीजेपी के पास थी, हो सकता है 10 हो जाएँ। लेकिन आज की तारीख में मैं समझ रहा हूँ 12 या उससे भी 1-2 फालतू हो सकती है। एक एक मतलब आप स्टेट भी है मान जहाँ रहे हैं कि उड़ीसा में बीजेपी को 4 सीटों का या 5 सीटों का फायदा हो सकता है। जी, बिल्कुल। मैंने जब तो बिल्कुल शुरू प्रशांत में ही किशोर हिसाब से किया था आपका तो डिसएग्रीमेंट बंगाल को लेकर है, उड़ीसा में जो बढ़त देख रहे हैं, आप भी बढ़त देख रहे हैं उड़ीसा में। जी,
वही मैंने कहा, डिसएग्रीमेंट ये नहीं है कि ईस्ट, ये पूरी कोस्टल बेल्ट में बीजेपी को कुछ फायदा होगा, बिल्कुल फायदा होगा। देखिए, मोटा ये चुनाव क्या है, बीजेपी जहां-जहां पिछली बार घटत में थी, वहां-वहां उसे फायदा हो रहा, और जहां-जहां बिल्कुल अपने वर्चस्व पे आ गई थी, वहां सब जगह से गिर रही है बीजेपी। मोटा इस चुनाव में ये हो रहा है, और जी। अंतर मेरा यही है कि मुझे लगता है कि कोस्टल इलाके में जो फायदा होगा बीजेपी को, कुल मिला के मैंने कहा 13 सीट के करीब का, वो तो सारा खाली कर्नाटका में बराबर हो जाएगा। और जो बाकी इलाके में नुकसान है, उसकी भरपाई कहाँ से होगी? इस प्रश्न का उत्तर मुझे मिल नहीं। चलिए, आखिर में ये भी है कि इस दौर में जो एक तीसरे दौर में जो खराब मौसम की वजह से अनंतनाग राजौरी सीट पे चुनाव स्थगित हुआ था, वो भी इसी दौर में है। और जम्मू जी, कश्मीर का जिक्र इसलिए जरूरी होना चाहिए कि ऐसे भी लोग जम्मू कश्मीर का जिक्र नहीं करते, तो एक सीट जम्मू कश्मीर में भी वोटिंग आज हो गई। जी, जी। तो और अब हम, जी, हाँ जी, जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, जम्मू कश्मीर में थोड़ा बेहतर वोटिंग भी हुई है, और वहाँ बीजेपी तो कश्मीर वैली की तीनों सीटें लड़ नहीं रही। हालाँकि जो कुछ प्रचार किया गया था कि बीजेपी की वजह से 370 की वजह से एकदम स्वर्ग आ गया है, तो मैं थोड़ा हैरान हूँ कि स्वर्ग लाने के बाद मोदी जी वहाँ चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? मतलब अगर स्वर्ग ले आए हैं जम्मू कश्मीर में और कश्मीर घाटी में खास तौर पे, तो बीजेपी को चुनाव लड़के वहाँ साबित करना चाहिए ना कि कश्मीर की जनता कितना चाहती है। ऐसा कर क्यों नहीं रही? मैं थोड़ा हैरान हूँ। हम्म। अच्छा, अब क्लोज करते हैं हम आखिर में। 50 मिनट से ज्यादा हम लोगों ने बात की कि आपका एक वीडियो मैंने देखा योगेंद्र जी, कल या परसों प्रशांत किशोर के इंटरव्यू के बाद आपने कहा कि मैं 35 साल का मेरा अनुभव है, उसके आधार पर मैं ये आकलन कर रहा हूं। तो फिर आप एक रिस्क भी ले रहे हैं, एक डेंजर जोन में है कि 35 साल के अनुभव के आधार पर जो आकलन कर रहे हैं वो आकलन गलत होगा, तो फिर लोग आपको आईना दिखाएंगे कि योगेंद्र जी आप तो पूरी तरह से गलत हुए। तो एक रिस्क ले रहे हैं आप। अजीत भाई, सच ये है कि सेफोलॉजी की दुनिया से मैंने सन 2012 में कान पकड़ के मुक्ति ले ली थी। 2012 में उत्तर प्रदेश के साथ हुआ करता था, राजीव सरदेसाई थे। वो हमारा फ़ोरकास्ट बहुत अच्छा हुआ, उन्होंने बधाई दी सब लोगों ने। उन ज़मानों में टीवी स्टूडियो में डांस करने का रिवाज नहीं हुआ करता था। हाँ, हाँ। तो ख़ैर नहीं, बधाई दे दी वहीं पे। मुझे याद है हम लोग हतप्रभ थे आपका उस डेटा को देखकर, एग्जिट पोल हतप्रभ थे। मैं न्यूज़ 24 का एडिटर था, और उसके बाद जब नतीजे आए मैंने कहा कि यार कोई जो नहीं सोच रहा था, 60 सीट सब नीचे दे रहे थे, और आपने एकदम जी। एकदम जिसको कहते हैं अप्रोक्सीमेटली इन्हें एकदम करीब पहुंचे आप नतीजे के। तो जैसे ही वो हुआ और मैंने वहीं टीवी स्टूडियो में कह दिया था कि अच्छा हुआ, बस ये पारी समाप्त हुई। आगे से मेरा सेफोलॉजिस्ट होने का और चुनावी भविष्यवाणी करने का कोई इरादा नहीं। तो बस वो खत्म हो गया था। उसके बाद क्यों मेरे को करना पड़ रहा है, उसका एक कारण देखिए, उसके बाद मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हुआ, और पोलस्टर्स का काम है एग्जिट पोल करना, ठीक करना, और मेरी जेब में कोई एग्जिट पोल नहीं। मैं कौन होता हूँ एग्जिट पोल का मुकाबला करने वाला? बिल्कुल नहीं करूँगा। और इस देश का सर्वश्रेष्ठ इलेक्शन फोरकास्टर मैं बनूँ, ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं है। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। राजनीतिक कार्यकर्ता को क्यों करनी पड़ती है फोरकास्टिंग? मुझे करनी पड़ी, कब करनी पड़ी? जब आम आदमी पार्टी में था। आपको ध्यान है 2013 के चुनाव में सारे चैनल कह रहे थे आम आदमी पार्टी को 2 से 5 के बीच में सीट आएँगी। 3 ओपिनियन पोल आ गए। झूठ था बिल्कुल। तो फिर मुझे वहाँ ओपिनियन पोल करवा के उसके आंकड़े तो क्या, मैंने यूनिट लेवल डेटा पब्लिक कर दिया। मैंने कहा कि अच्छा आप कीजिए। मैंने तब 33 सीट बताई थी आम आदमी पार्टी को, 28 आई। 28 आई। अगले अगले चुनाव में 2015 में फिर ये हो गया जी, अरविंद केजरीवाल तो भगोड़ा है और बीजेपी वापस आ रही है और आम आदमी पार्टी स्ट्रगल कर रही है। फिर मेरा माथा ठनका कि यार क्या बात कर रहे हो? झूठ है ये तो। फिर मुझे ज़बरदस्ती एक चीज़ करनी पड़ी। तब आपको याद होगा मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 57 सीट बोली थी। और 67। तब सब लोग हँसे थे कि यार कमाल है, मतलब पब्लिसिटी कर रहे हो अपनी पार्टी के लिए, 57 सीट बताते हो, थोड़ा तो शर्म किया करो। और आई थी 67, बोला मैंने 57 था, है ना? अ, बाकी चुनावों में मैंने आम तौर पे आर्टिकल लिख देता हूँ, लेकिन खड़ा होके चुनावी भविष्यवाणी करूँ, ये मेरा काम नहीं है। 2019 में जैसा मैंने बताया, 2019 में मैंने पहले कहा, क्योंकि फिर मुझे लग रहा था कि ओपिनियन पोल्स का दुरुपयोग किया जा रहा है मोदी जी के लिए हवा बनाने के लिए, जैसे पूरी टीवी का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने कहा ये तो कम से कम 100 सीट हारने की स्थिति में है, क्या बात कर रहे हो?
लेकिन जैसे ही बालाकोट हुआ, पुलवामा हुआ, उसके बाद पूरा मूड बदल गया। और उसके बाद मैंने लेख लिखे कहते हुए कि कैसे देश का मूड बदल रहा है। और एग्जिट पोल से पहले आप चेक कर लीजिएगा, एग्जिट पोल आने से पहले मैंने ये कहते हुए कि एग्जिट पोल आने वाले हैं, मैं अपना मूल्यांकन बता दूं कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। तो कोई उसमें अंतर था ही नहीं उसके बाद। अब ये लोग जानबूझ के पुरानी चीज़ों को बार-बार दिखाते रहते हैं, बताते नहीं कि पुलवामा से पहले की बात है। और उसके बाद मैंने विश्लेषण भी करके बताया था। चुनाव परिणाम आने से पहले मैंने लिखा था और कहा था कि बीजेपी जीत रही है और ये जीत नरेंद्र मोदी की जीत है। इसको इधर-उधर की बातों में उलझाना नहीं चाहिए। इस बात को स्वीकार करना चाहिए। फिर मैंने बाकी पे नहीं किया। कर्नाटका में 2023 में फिर वही खेल हो रहा था। कांग्रेस आगे थी और सारे कर्नाटका के चैनल लगे हुए थे। रोज कोई पोल मैन्युफैक्चर करके दिखा रहे थे कि बीजेपी इतने से आगे, उतने से आगे। तो ईदिना के साथियों के साथ मिलके सर्वे किया और तब मैंने कहा था 135, 132 से 140 हमने कहा था उस वक़्त, 135 सीट आई, है ना? तो एक पहली बात ये कि हर चुनाव में फ़ोरकास्टिंग करने का मुझे कोई शौक नहीं है, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। कार्यकर्ता के रूप में जहाँ मुझे लगता है, ये तो वो मामला हुआ ना, आपको ध्यान है जब आईएनए का म्यूटिनी हुई थी 1946 में, तब उसके खिलाफ मुकदमा हुआ। तो फिर नेहरू जी ने पुराना अपना वकील का चौगा निकाला था और एक वकील के रूप में कोर्ट में अपीयर हुए थे। तो कुछ वैसी स्थिति कई बार हो जाती है कि आपको अपने कार्यकर्ता वाले रोल को छोड़ के इस रोल में आना पड़ता है, अगर आपको लगे कि ये सारी चीज़ बिल्कुल उसका दुरुपयोग हो रहा। तो इसलिए मैंने कहा है और मेरी मोटी बात यही है कि पूरे इस देश के मीडिया का इस्तेमाल किया गया हवा बनाने के लिए 400 पार, 400 पार। उसके बाद पोल्स करवाए गए, क्या-क्या पोल्स ने दिखाया 370, 350 ये सब चीज़ें दिखाई। और जब ज़मीन पे गए हमें बिल्कुल अलग स्थिति लगी। उसके बाद एक तो विकल्प था कि मैं चुप बैठा रहूँ कि भी ठीक है, अलग है, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन एक कार्यकर्ता के रूप में मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो सच हो, वो मैं सामने रखूँ। तो मैंने जो किया है राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में किया है। पोलस्टरिंग ना मेरा काम है, ना मेरी उसकी रोटी चलती है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं। कार्यकर्ता के रूप में अगर कोई सच छुपाया जा रहा है, वो सच रखना मेरा काम है। हाँ, सच है, अपनी तरफ से ईमानदारी से बोलता हूँ। दोस्तों को खुश करने के लिए और किसी पार्टी का प्रोपेगेंडा करने के लिए सर्वे फिगर्स नहीं देता हूँ। जैसे मैंने बताया, मैंने अपनी पार्टी के बारे में हरियाणा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया था कि 0 सीट आएगी मेरी पार्टी को। क्यों झूठ बोलूँ भाई? मैंने कहा मेरे को बाद में भी आप तो कोशिश करता हूँ कि सच बोलूँ, झूठ ना बोलूँ। लेकिन आज की तारीख में मैं कहूँ कि मुझे गारंटी से पता है कि दूसरे सब गलत हैं, ऐसे दावे मैं करता नहीं हूँ। कुछ दिन में एग्ज़िट पोल आ जाएगा और किसी एग्ज़िट पोल से कॉम्पिटिशन करने का मेरा कोई इरादा नहीं। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया योगेन जी। अब 1 तारीख को आखिरी दौर की वोटिंग है, तब तक मैं दिल्ली लौटूँगा और उसके बाद मुमकिन होगा तो 1 तारीख को फिर हम लोग मिलेंगे और 1 तारीख को शाम को एग्ज़िट पोल भी आएगा, आखिरी दौर का चुनाव होगा और हर दौर में हम बात करते रहे कहीं से भी। पिछली बार अमेठी से हमने बात की, उससे पहले कन्नौज से बात की, आज मैं आजमगढ़ से बात कर रहा हूँ और अगली मुलाकात हमारी दिल्ली में होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार। इतनी देर तक बातचीत करने के लिए। देखते हैं, सबकी दिलचस्पी अब है कि नतीजे में अब बहुत कम दिन बाकी है। 4 जून को फाइनल दोपहर 11-12 बजते-बजते तस्वीर साफ होगी। हम भी समझेंगे कि हो क्या रहा है देश में, हुआ क्या, जो दिखा और जो नतीजा है उसमें फ़र्क क्या था। फिलहाल बहुत-बहुत शुक्रिया योगेन जी इस बातचीत में शामिल होने के लिए और हम लोगों को जो आपने समझा वो बताने। नमस्कार।